आज हम लोगों को देखना है इस टेस्ट में किस तरीके के क्वेश्चंस हैं और कौन कौन से चैप्टर से लिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और क्वेश्चन को नोट भी करते चलिएगा, सॉल्व करके कमेंट के माध्यम से कमेंट करके आंसर भी रिप्लाई करिएगा। आओ बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रिप्लाई करिए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का रिप्लाई करिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग बताएं। बच्चों यहां पर लिखा है द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, तारे की टिमटिमाहट का कारण। तो टिमटिमाहट का कारण बच्चों क्या होता है? अपवर्तन की वजह से होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। और वो जो अपवर्तन होता है उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, उसे कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। पहला ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन, दूसरा वायुमंडलीय विवर्तन, वायुमंडलीय प्रकीर्णन, वायुमंडलीय कणों के द्वारा प्रकाश का विकिरणन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ रहे होंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो दिख रहा है वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, राइट ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों। इसी तरीके से अगर बच्चों जल में डूबा सिक्का है वह ऊपर उठा प्रतीत होता है, तो इस घटना का कारण क्या होगा? तो आप क्या कहोगे? रिफ्रैक्शन होगा। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई पड़ता है, इस घटना का भी क्या कारण है? रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है। इसी प्रकार से बच्चों, अगर मान लो उड़ती हुई चिड़िया है, आकाश में उड़ती हुई चिड़िया है, उसको मछली जल के अंदर से अगर देखती है तो चिड़िया जितनी हाइट पर होती है उससे ज्यादा हाइट पर प्रतीत होती है। इस घटना का कारण क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 1 ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ये आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से लिया गया है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन को पढ़िएगा सभी लोग और रिप्लाई करिएगा। क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या लिखा। एक बिंदु P पर चुंबकीय प्रेरण, बच्चों चुंबकीय प्रेरण का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, वही मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जो एक लंबी विद्युत तार से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 10 की पावर माइनस 8 टेस्ला, ये 10 टू द पावर माइनस 8 लिखा हुआ बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा। ये लिखा है 10 की पावर माइनस 8 टेस्ला, उसी दूरी से, ठीक है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रेरण क्षेत्र का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऑफलाइन बैच में जो हम सीट प्रोवाइड करते हैं वो हमारी सीट का एक क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा यहां पर क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे बच्चों यहां पर आप देखिएगा ये आपका लॉन्ग वायर है, लंबी विद्युत तार, वहां लिखा है देखिएगा मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। जहां पर लॉन्ग करंट कैरिंग वायर आपको दिख जाए तो समझ जाना बच्चों ये आपका इनफाइनाइट लंबाई का है। तो ये अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है, इसमें I करंट फ्लो कर रही है और इस वायर से स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P है। बच्चों यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला होता है उसको नोट कर लो। B बराबर होता है μ0/4 पाई 2I/r होता है बच्चों। B बराबर होता है μ0/4 पाई 2I/r। क्लियर है सभी लोगों को? कोई डाउट तो नहीं ना? ये फार्मूला क्लियर है। अगर कोई इनफाइनाइट लंबाई का वायर है, अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है, तो उससे स्मॉल r दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र का μ0/4 पाई 2I/r होता है। तो प्रिय बच्चों ध्यान दो, यहां से मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। पहले r का मान कितना दिया गया था? यहां पर 4 सेंटीमीटर। पहले r बराबर था 4 सेंटीमीटर बच्चों, और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी?
10⁻⁸ टेस्ला थी और अब 12 सेंटीमीटर हो गया, मतलब पहले का 3 गुना। पहले का कितना गुना? अगर बाद का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर हुआ, इट मींस इसका मतलब है 3 इंटू आर। पहले का 4 का 3 गुना क्या होगा? 12 हो जाएगा। 3 गुना दूरी हो गई बच्चों। अगर डिस्टेंस ट्रिपल हो गई है, प्रारंभिक दूरी का 3 गुना दूरी अगर कर दिया, अगर ये 3 गुना होगा तो प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड 1/3 हो जाएगी। पहले कितनी मैग्नेटिक फील्ड थी बच्चों? 10⁻⁸। अब उसका कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। तो जवाब दो सभी लोग। न्यू मैग्नेटिक फील्ड अब कितनी हो जाएगी? बी डैश। बी डैश पहले का 1/3, मतलब जो है पहले कितनी थी? 10⁻⁸ का 1/3 बच्चों, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला, या इसको 0.33 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला, या इसको बच्चों लिख सकते हैं 3.3 इंटू 10⁻⁸। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 9 हो जाएगा। 3.33 तो ये 10⁻⁹ होगा, क्योंकि यहां पर देखिए 0.33 इंटू 10⁻⁸ है। अब जब 3.3 करेंगे तो 10⁻⁹ हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। 3.33 इंटू 10⁻⁹ टेस्ला राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है बच्चों? स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग, है ना? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको भी आंसर करिएगा सभी लोग। आंसर करिए सभी लोग, फटाफट बताइए। ये एक बार मैं करा चुका हूं आपको, फिर भी आप देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये ट्रांजिस्टर से लिया गया है बच्चों। यहां पर जो अल्फा की बात है ना, अल्फा और बीटा क्या होते हैं? अल्फा बीटा बच्चों करंट गेन होता है, ये आप कॉपी में नोट कर लो। करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर होता है, हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों धारा लाभ। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, धारा लाभ। तो यहां पर बच्चों ये जो अल्फा होता ना, ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के, कॉमन बेस के लिए होता है। उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक के लिए, कॉमन बेस के लिए बच्चों ये अल्फा होता है। और ये जो अल्फा होता है इसका फार्मूला होता है IC। ठीक है, यहां पर IC अपान होता है बच्चों IE। IC अपान IE अल्फा होता है धारा लाभ। इसी तरीके से जो बीटा होता बच्चों, जो बीटा की बात करते हैं, ये तो आपका जो है अल्फा हो गया। बीटा किसके लिए होता है? बीटा बच्चों कॉमन एमीटर के लिए होता है, CE के लिए होता है। कॉमन एमीटर उभयनिष्ठ उत्सर्जक के लिए होता है। और बच्चों इसका फार्मूला होता है IC अपान IB होता है। ठीक है, IC मतलब कलेक्टर करंट बटा बेस करंट। कलेक्टर करंट बटे बेस करंट को बीटा कहते हैं। कॉमन एमीटर, ध्यान रखना, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर के लिए होता है और ये कॉमन बेस के लिए होता है। उभयनिष्ठ आधार के लिए अल्फा होता है और उभयनिष्ठ उत्सर्जक के लिए बच्चों ये बीटा होता है। अब हम लोग जानना चाहेंगे कि बच्चों अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, अल्फा बराबर होता है बच्चों बीटा अपान 1 प्लस बीटा, है ना। और बच्चों दूसरा स्वरूप जो इसका होता है, बीटा बराबर होता है अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा। इसी तरीके से बच्चों तीसरा स्वरूप अल्फा बीटा में होता है 1 माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बच्चों 1 प्लस बीटा बराबर बच्चों 1 होता है। ये 3 स्वरूप होते हैं, 3 रूप होते हैं। कोई भी स्वरूप आपको एग्जाम में मिल सकता है। अल्फा और बीटा में रिलेशन पूछ सकता है। अल्फा और बीटा में ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है बच्चों, और ये भी रिलेशन है। किसमें रिलेशन है? अल्फा और बीटा में। तो प्यारे बच्चों पहला ऑप्शन देखिएगा, ये तो सही नहीं है, लेकिन यहां पर देखिए अल्फा बराबर बीटा अपान 1 प्लस बीटा, मतलब ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप सभी लोग जो है क्वेश्चंस जो भी डिस्प्ले हों उनके रिप्लाई कमेंट के माध्यम से जरूर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों डायमेंशन का है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बेसिकली आप लोग जो है डायमेंशन निकाल सकते हो। रेजिस्टेंस, अगर हम लोग ओम्स लॉ की बात करें बच्चों, ओम्स लॉ, ओम का नियम, अगर हम लोग ओम के नियम की बात करें, अगर बच्चों ओम के नियम की बात करें तो ओम्स लॉ क्या होता है? R इज इक्वल टू होता बच्चों V अपान I।
R बराबर V अपान I होता है, ठीक है, और R का ही विमीय सूत्र लिखना है और V बराबर होता है बच्चों W अपान Q होता है। तो यहां से बच्चों V बराबर क्या रखोगे, W अपान Q, और यहां पर I तो लिखा रहेगा। अब देखोगे यहां से वर्क डन की डायमेंशन क्या होती बच्चों, mL2T-2, कई बार बता चुके हैं, और आवेश का बच्चों होता है 80, और एक I और है, तो बच्चों यहां पर A लिख सकते हो, ठीक है, यहां पर A लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये M तो रहेगा ही रहेगा, क्लियर है ना, M तो रहेगा, ये आपका L2 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। यहां पर क्या हो जाएगा, T-3 हो जाएगा, नीचे A2 है तो ऊपर जाएगा तो A-2 हो जाएगा, mL2T-3 A-2, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बच्चों, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा, mL2T-3 A-2। शायद ये सभी लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो तो आप रिप्लाई कर सकते हो। व्हाट डज द स्पीडोमीटर ऑफ ए व्हीकल रीड या मेजर, एक वाहन का गति मापक, मतलब स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर का मतलब बच्चों गति मापक किसका मापन करता है, तो स्पीडोमीटर क्या चीज मापता है। पहला ऑप्शन है एवरेज स्पीड, मतलब औसत चाल, दूसरा बच्चों एवरेज वेलोसिटी, औसत, देखो औसत यहां वेग है, ये क्या औसत वेग, लेकिन हिंदी में क्या लिखा, औसत संवेग, तो अगर आप संवेग समझे तो मोमेंटम होता है, लेकिन यहां पर बच्चों एवरेज वेलोसिटी जरूर पढ़ना, इसका मतलब औसत वेग होगा। ऐसे हिंदी कभी कभी टफ लिखा होता है और गलत भी लिखा होता है। और तात्कालिक गति मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड का मतलब यहां पर गति से है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब तात्क्षणिक संवेग, यहां पर वेग को संवेग बोला गया है। बट इंग्लिश मीडियम में आपको क्लियर हो रहा होगा, तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा इसका क्या ऑप्शन होगा। देखते हैं कि कितने लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। काफी बच्चे दिख रहे हैं कि जो है ऑप्शन सी बता रहे हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड बच्चों, स्वागत है सभी का। इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब कहने का ये मतलब है कि जो वाहन का स्पीडोमीटर होता है वो पर्टिकुलर टाइम पर स्पीड मापता है। तो पर्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड होती है बच्चों, किसी विशेष क्षण पर जो कण की चाल होती है उसे तात्क्षणिक चाल के नाम से जाना जाता है, उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको बताइएगा फटाफट सब लोग, जल्दी बताओ बच्चों। लिखा है यहां पर एक दोलक का 50 ग्राम भार वाला गोलक, मतलब गोलक का जो भार है बच्चों, यम बराबर दिया गया 50 ग्राम, है ना, 50 ग्राम दिया गया है, इसको आप किलोग्राम में बदल सकते हो। 50 बटे क्या हो जाएगा बच्चों, 1000, अब ये किलोग्राम में आ गया, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5/100 किलोग्राम, ऐसे लिखा रहने दो, ठीक है, इतने किलोग्राम आ गया, ठीक है। भार वाला गोलक एक उत्थापक की छत से, अब उत्थापक आपको हो सकता ना समझ में आ रहा हो, बट यहां पर इंग्लिश मीडियम में लिखा है, देखो, above a pendulum of mass 50 ग्राम is suspended, मतलब लटका है, by a string with the roof of an elevator, elevator समझ में आ गया ना, elevator, if the lift is falling with uniform acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन दिया गया बच्चों, the tension in the string is, ये बताओ, जब हम लोग मोशन ऑफ ए बॉडी इन अ लिफ्ट पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था, अगर कोई व्यक्ति किसी लिफ्ट पर खड़ा हो और लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है, तो लिफ्ट पर जो खड़ा व्यक्ति है उसको जो आभास होता वेट, वो रियल वेट से बच्चों कम फील होता है। तो कितना फील होता है ये बताओ, mg, अगर लिफ्ट नीचे की ओर ले जाती है तो हम लोग अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, तो mg माइनस ma, mg माइनस, ठीक है, mg माइनस ma, जब बच्चों लिफ्ट नीचे की ओर एक्सेलरेट करती है तो एक स्यूडो फोर्स ऊपर की ओर काम करता है ma, और वेट वस्तु का नीचे ही काम करेगा। इसी प्रकार से यहां पर पेंडुलम का बॉब है बच्चों, तो उसका वेट नीचे mg काम कर रहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखो लिफ्ट नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रही है तो उस पर एक आभासीय बल काम कर रहा होगा, स्यूडो फोर्स ma ऊपर की ओर, तो mg माइनस ma, यही बच्चों डोरी में तनाव के बराबर होगा, T बराबर हो जाएगा m और ब्रैकेट में बच्चों g माइनस a,
ठीक है, G माइनस ए, और यहां से m का मान रखो 5/100 और G का मान 10 और A का मान 5। 10 में से 5 घटाओ बच्चों, 5 आएगा। 5 इंटू 5 25, 25/100 होगा बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा 0.25। तनाव एक बल होता है, तो ये बच्चों न्यूटन में होगा 0.5। ठीक है, 0.25 न्यूटन। तो क्या आंसर होगा फटाफट बताइए। काफी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आया है, ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बच्चे। चलो वेरी गुड बच्चों, सी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है सभी लोगों को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा इसी प्रकार से। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, है ना। वेरी गुड वेरी गुड, सी को लॉक कर दिया हमने। चलिए ये भी आसान क्वेश्चन है। द एंगुलर, देखिए द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक इज, मतलब घड़ी की सेकेंड वाली सुई की कोणीय गति। कोणीय गति का मतलब बच्चों होता है कोणीय वेग, ओमेगा बताना है। क्या बताना है? ओमेगा। ओमेगा बराबर होता बच्चों 2 पाई टाइम पीरियड होता है। ओमेगा बराबर होता 2 पाई आवर्तकाल। सेकेंड वाली सुई का जो आवर्तकाल होता है, ये ध्यान रखो, सेकेंड वाली सुई का अगर हम बात करते हैं, सेकेंड वाली सुई की अगर बात करते हैं तो इसका आवर्तकाल बच्चों होता है कितना? 60 सेकेंड, है ना। और अगर यहीं पर मिनट वाली सुई की बात करते हैं, ये भी नोट कर लो, अगर मिनट वाली सुई की बात करते हैं तो बच्चों टाइम पीरियड जो होता है वो 60 मिनट होता है, मतलब 1 घंटे होता है, 1 घंटा। इसी प्रकार से बच्चों अगर घंटे वाली सुई की बात करते हैं, ठीक है, आवर हैंड की बात करते हैं, तो घंटे वाली सुई का आवर्तकाल बच्चों एक चक्कर ये 12 घंटे में पूरा करेगी, तो 12 घंटे होता है। ये बेसिक पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट आप सभी लोग दिमाग में रखना, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इस पर आधारित। सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल 60 सेकंड होता है, मिनट वाली सुई का आवर्तकाल 1 घंटे होता है, और घंटे वाली सुई का आवर्तकाल कितने होता है? 12 घंटे होता है। ठीक है, आओ यहां पर देखते हैं तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी मतलब कोणीय वेग बच्चों, ओमेगा बराबर 2 पाई/t, 2 पाई/60 हो जाएगा बच्चों। 2 1 जा 2 और यहां पर 30 हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा बच्चों? पाई/30 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी की जो यूनिट होती है और रेडियन पर सेकेंड होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को जो है ये चीज नहीं पता है, तो हमने यहां पर बता दिया है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, है ना। इसको बेटा जो है जो रेगुलर आते हैं तो उन लोगों को जो है जो अच्छा रिस्पांस देते हैं उनके नाम जो है हाईलाइट कर दिए जाते हैं, है ना। आप सभी लोग रेगुलर क्लास करिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए वीडियो को, ठीक है। आपको भी रिस्पांस मिलेगा, आपका भी नाम जो है हाईलाइट कर दिया जाएगा। पाई/30, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। काफी बच्चे अच्छा जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, स्वागत है सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर बताइएगा। क्या है क्वेश्चन यहां पर? अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन R1 टू पोजीशन R2। एक कण है, एक स्थिति से दूसरे स्थिति जाता है। तो बच्चों प्रारंभिक स्थिति यहां पर दी गई है, प्रारंभिक स्थिति, है ना, इनिशियल पोजीशन, प्रारंभिक स्थिति R1। R1 वेक्टर बच्चों दिया गया है यहां पर। R1 = 3i + 2j, ध्यान दीजिएगा, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप मीटर, है ना। और फाइनल पोजीशन, अंतिम स्थिति, फाइनल पोजीशन बच्चों दिया गया है, अंतिम स्थिति, फाइनल पोजीशन क्या दिया गया कण का? R2। फाइनल पोजीशन R2 बराबर देखिए 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप, बच्चों ये दिया गया, ठीक है। अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स, एक फोर्स दिया गया है, ये फोर्स अंडरलाइन कर लेना, ये बच्चों फोर्स वेक्टर है, इसको यहीं पर ध्यान रखना, एफ वेक्टर। देन वर्क डन, वर्क डन निकालना बच्चों, तो ये वर्क डन होता है F.S, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बल को विस्थापन से डॉट प्रोडक्ट ले लेना तो वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन W बराबर F.S होता है, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों? अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? देखो बच्चों ध्यान देना,
डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। विस्थापन एस कैसे निकालोगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, R2 माइनस R1। इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस होनी चाहिए कि डायरेक्ट ये सब हो जाना चाहिए, है ना। ये तो मैं समझाने के लिए स्टेप लिख रहा हूं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, बट यहां पर देख करके R2 माइनस R1 तुरंत करो, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, उसको जो है फोर्स से डॉट प्रोडक्ट ले लो, वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, R2 माइनस R1 देखो बच्चों, इसमें से इसको माइनस करना है, 14 में से 3 माइनस करोगे तो 11 आई कैप आएगा, 13 में से 2 माइनस करोगे बच्चों 11 जे कैप हो जाएगा, और ये 9 और ये प्लस हो जाएगा। ध्यान रखना, इसमें से इसको माइनस करो तो ये प्लस हो जाएगा, 9 6 15 के कैप हो जाएगा। अब बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट है और बल आपको दिया गया है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। चलो डॉट कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, आई वाले को आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जे वाले को जे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और के वाले को के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधे सीधे। ठीक है, इधर देखो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, 4 वहां पर आई कैप की जगह क्या 4 और ये क्या 11, तो कितना हुआ बच्चों 44। आगे देखो वहां पर 1 है बच्चों, जे कैप के पहले 1 इंटू 11 तो कितना हो जाएगा बच्चों 11 हो जाएगा, और कितना होगा 15 और ये 3 15 3 45, ये 45 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो कितना आएगा यहां से 5 और ये आपका 5 55 हुआ बच्चों, माइनस 45 कर दो, 55 माइनस 45 कितना हो जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा, और 10 क्या होगा जूल। ठीक है, वर्क डन होगा 10 जूल। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, स्वागत है सभी का बहुत बहुत स्वागत। 10 जूल हो जाएगा, आंसर जो है डी ऑप्शन होगा। ठीक है, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, वैसे बहुत ही आसान है। R2 माइनस R1 करो, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, उसको फोर्स से डॉट प्रोडक्ट ले लो, वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन जूल में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। सभी लोग जो है बच्चों एक बार शेयर कर दो फटाफट, सब लोग शेयर करो एक बार, सभी लोग शेयर कर दो, जितने लोग लाइव आ चुके हो सब लोग एक बार हर जगह शेयर करो, सारे ग्रुप में शेयर कर दो, है ना। देखो बच्चों यहां पर लिखा है एक हल्की और एक भारी वस्तु का आवेग बराबर है, ये आवेग लिखा है, और यहां पर क्या लिखा है मोमेंटम। अब मोमेंटम का मतलब तो संवेग जानते हो ना, मोमेंटम का क्या मतलब होता है संवेग, रेखीय संवेग, यहां पर लिखा आवेग। ऐसे ही हिंदी बेटा मिल जाती है एग्जाम में, यहां संवेग नहीं लिखा रहेगा और आपको कंफ्यूज करेगा कि भाई आवेग दिया गया था और ये पूछा गया था, तो टेंशन न लेना, आप इंग्लिश मीडियम पढ़ लेना, इंग्लिश मीडियम पढ़ना। लाइट एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम, विच वन हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, मतलब किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, ये बताना है, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, है ना। तो इधर देखो सभी लोग, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है बच्चों p²/2m भी तो होता है, हाफ mv² तो होता ही होता है, और लीनियर मोमेंटम के पदों में, रेखीय संवेग के पदों में ये भी आप पढ़ चुके हो, है ना, समझ गए ना, ये भी चीज आप पढ़ चुके हो। जल्दी से रिप्लाई करिए सभी लोग, सब लोग रिप्लाई कर दो फटाफट बच्चों। के बराबर p²/2m, तो यहां पर देखो लीनियर मोमेंटम दोनों के सेम है ना, इससे कोई मतलब नहीं, 2 से कोई मतलब नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m होगा ना, काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, जिसका मास कम होगा बच्चों उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। बताओ हल्की वस्तु का मास ज्यादा कम होगा या भारी वस्तु का, हल्की जो वस्तु होगी उसका मास बच्चों कम होगा, अगर उसका मास कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर दो वस्तुएं हैं, एक हल्की है एक भारी है, दोनों के बच्चों लीनियर मोमेंटम अगर सेम है, पूछा जाए किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और किसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जो बच्चों हल्की वस्तु होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी मोर होगी, जो भारी वस्तु होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए हो गया। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, यहां पर बच्चों वेट पूछा गया है और ऑप्शन में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया गया है, तो इसका मतलब तुरंत समझ लो ये तो त्वरण है, लेकिन आपको वेट बताना है। वेट का मतलब भार, और भार एक बल होता बच्चों, और बल की इकाई न्यूटन होती है। पूछा क्या गया है
कि वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार कितना होगा। बच्चों अर्थ के सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी सेंटर, ठीक है, सेंटर पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है बच्चों 0 होता है। तो वेट ऑफ बॉडी, कोई भी बॉडी होगा m इंटू जी होता है और g का मान 0 रखोगे, वेट ऑफ बॉडी कितना हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। वेट जो है 0 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ये आंसर वैसे भी नहीं सही हो सकते, क्यों? क्योंकि बच्चों ये सब मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्या होता, त्वरण होता है, बट पूछा क्या गया है आपसे, वेट पूछा गया, वेट न्यूटन में होना चाहिए, तो 0 न्यूटन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है दिख रहा है, देखिए इसका क्वेश्चन बताइएगा, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, फटाफट रिप्लाई करिए सभी लोग। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, स्वागत है सभी का, स्वागत है, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलिए यहां पर द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज कॉल्ड, मतलब आपको बताना है लेटरल स्ट्रेन का मतलब बच्चों पार्श्वीय विकृति। क्या मतलब है, इधर देखिए, लेटरल स्ट्रेन का मतलब होता है बच्चों पार्श्वीय विकृति। हिंदी थोड़ा सा यहां पर देखो खिंचाव लिखा है, स्ट्रेन विकृति नहीं लिखा बल्कि खिंचाव लिखा है ना, पार्श्वीय विकृति। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब अनुदैर्ध्य विकृति, है ना, जो किताबी भाषा है वो ये है अनुदैर्ध्य विकृति, और जो परीक्षा में पूछा जाता है उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होती है, वो इस तरीके से लिखा है। इनका जो रेशियो होता बच्चों, इसे पायसन अनुपात कहते हैं, इसे पायसन अनुपात सिग्मा कहते हैं। देखो बच्चों, जब किसी वायर पर, जब किसी तार पर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगाते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल लगाते हैं, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल की वजह से, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से ये 2 प्रकार की डिफॉर्मेशन पैदा होता है। एक तो लंबाई में वृद्धि होती है, अगर किसी तार के एक सिरे को कहीं से बांधकर, किसी रिजिड सपोर्ट से बांधकर और दूसरे सिरे पर बल लगाएं तो तार की लंबाई में इंक्रीमेंट होता है, मतलब लंबाई में विकृति आती है, कहने का मतलब अनुदैर्ध्य विकृति होती है, और तार लंबा होता जाता है बट उसकी मोटाई, जो तार की मोटाई होती है वो कम होती जाती है, डायामीटर उसका घटता जाता है, उसकी रेडियस घटती जाती है। तो डायामीटर में जो कमी आती है, जो डायामीटर में विकृति उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं लेटरल स्ट्रेन, और लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को बोलते हैं पायसन रेशियो। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, पायसन अनुपात कहते हैं। अब यहां पर ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा, लेकिन हम आपसे इसका मान पूछना चाहेंगे, है ना, हम आपसे नाम इसका मान पूछना चाहेंगे कि सिग्मा, सिग्मा का सैद्धांतिक मान बताइए, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ सिग्मा, सिग्मा का सैद्धांतिक मान बताइए जरा, इसका रिप्लाई करिए सब लोग, ठीक है। थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ पायसन रेशियो, इसका आंसर तो समझ गए। अब ये क्वेश्चन आप लोग बताएं, सभी लोग इसको बताइए, फटाफट जवाब दीजिए सब लोग, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, जवाब आ गया है, ठीक है, बहुत ही प्यारा जवाब है। -1 से ज्यादा होता बच्चों और 1/2 से कम होता है, ये आपका थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। बट प्रैक्टिकल वैल्यू, अगर सिग्मा का प्रायोगिक मान बात करें, ठीक है, प्रायोगिक मान, प्रायोगिक मान बच्चों, प्रायोगिक मान जो है नोट कर लो, ऊपर लिख दे रहे हैं प्रायोगिक मान। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बच्चों सिग्मा की जो होती है 0 से ज्यादा और 1/2 से कम, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है सिग्मा की, पॉइसन रेशियो की। और ये बच्चों आपका क्या है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, समझ गए ना, समझ में आ गया होगा सब लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, स्वागत है सभी का। चलिए यहां पर बच्चों लिखा है SI यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, है ना। कभी कभी एग्जाम में बहुत आसान भी क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा नहीं है कि जो है क्वेश्चन सारे टफ ही आते हैं, कभी कभी छोटे छोटे मात्रक पूछ लेता है, कौन सा वेक्टर है कौन सा स्केलर है, ये भी नॉलेज आपको होना चाहिए। SI यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बच्चों कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो SI यूनिट होती है
वह न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होती है या बच्चों किलोग्राम पर मीटर सेकेंड होती है। यह ध्यान रखना है ना, मतलब न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। ये क्या है? ये बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की एसआई यूनिट है। ये क्या है? एसआई यूनिट है। नोट कर लो भैया कॉपी में सब लोग। और सीजीएस यूनिट लिख देता हूं, सीजीएस यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक का सीजीएस मात्रक क्या होता है? ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सीजीएस यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो बच्चों ये पॉइज होता है, ठीक है। और एक पॉइज बराबर होता है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग नोट करते रहिएगा। एक पॉइज में 1/10 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड होता है। ध्यान दीजिएगा, एक पॉइज में 1/10 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड होता है। और बच्चों बीमीय सूत्र, जो श्यानता गुणांक का डायमेंशन फॉर्मूला है, ml-1t-1 होता है। यह भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा? काफी बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए NaSm-2 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए सही होगा। अच्छा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। इसके बाद 2 पॉइंट और हम बताना चाहेंगे यहीं पर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। आइए देखते हैं बच्चों, यहां पर 2 पॉइंट और क्या है। टेंपरेचर का प्रभाव पूछा जाता है बच्चों। ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता बच्चों, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, अगर टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो डिक्रीज करती है बच्चों, घटती है, डिक्रीज करती है। और अगला पॉइंट बताना चाहेंगे, देखो जो विस्कोसिटी टर्म का उपयोग किया जाता है, जो श्यानता शब्द का उपयोग होता है, वह द्रवों के लिए और गैसों के लिए होता है। लिक्विड और गैस के लिए विस्कोसिटी टर्म का यूज किया जाता है। तो लिक्विड का जब टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो बच्चों विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। बट अगर हम बात करते हैं जो गैसों के लिए, तो ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता बढ़ती है, गैसों की श्यानता इंक्रीज हो जाती है। ये 2 पॉइंट और ये नोट कर लो। अच्छा, ये दोनों पॉइंट अगर आपने नोट कर लिया हो तो 2 पॉइंट और हम बताना चाहेंगे आप लोगों को, जो कॉपी में आपको नोट करना है मुख्यतः, है ना। हमने आपको बताया है कि अगर हम आपको 25 क्वेश्चंस करा रहे हैं तो आप उसको 100 कम से कम मान के चलिएगा, ठीक है। उसके साथ में और भी क्वेश्चन जोड़ते चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 2 क्वेश्चन और क्या बनेंगे इसमें बच्चों। अगर आपसे कहा जाए द्रवों में विस्कोसिटी का कारण क्या है, द्रवों में श्यानता का कारण, कॉज ऑफ विस्कोसिटी इन लिक्विड, द्रवों में श्यानता का कारण बच्चों, ठीक है, विस्कोसिटी का कारण क्या है, तो क्या कहोगे? बताओ बच्चों, क्या कहोगे? फटाफट बताओ। चलिए फटाफट बताइए, सभी लोग बताते चलिए। इसका क्या कारण है? इसका बच्चों है, जल्दी बताइए फटाफट, देखते हैं कौन जवाब देता है। जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बताओ फटाफट। द्रव में श्यानता का कारण क्या होता है? तो हम बता देते हैं, चलो। ससंजन या बच्चों ससंजक बल, ऐसा भी मिल सकता है आपके एग्जाम में। और अगर आपसे कहा जाए गैसों में श्यानता का कारण, गैसों में श्यानता का जो कारण होता है वो बच्चों होता है विसरण। एक घटना होती विसरण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है विसरण, ठीक है। चलिए वेरी गुड बच्चों, स्वागत है सभी का। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, इस क्वेश्चन का भी आंसर देने का प्रयास करिएगा सभी लोग, ठीक है। यहां पर है बच्चों, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यहां पर दिया गया, 30 डिग्री टेंपरेचर को फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करो। इस क्वेश्चन को देने का यहां सिर्फ एक ही
जो है उद्देश्य है हमारा कि आप लोगों को जो है विभिन्न पैमानों में संबंध पता होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। यहां पर बच्चों एक इक्वेशन याद रखो, C/5 डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 बराबर डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9 होता बच्चों, इजिकल टू होता केल्विन -273.15 अपान बच्चों 5 होता है। आगे दो और है, रैंकाइन और रेमर भी होता है, फिलहाल उसका उपयोग बहुत कम होता है। ये तीन आपको याद होने चाहिए। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में ये रिलेशन होता है, और बच्चों डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में ये रिलेशन होता है, और डिग्री सेल्सियस और केल्विन में ये रिलेशन होता है। मतलब ये जब बराबर करोगे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो K माइनस 273.15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से बच्चों 30 डिग्री सेल्सियस है, यहां पर रखोगे, एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। रिलेशन नोट कर लेना सब लोग, ये रिलेशन नोट कर लेना सभी लोग। तो यहां पर C/5 इजिकल टू F माइनस 32, सब लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा उम्मीद है, अपॉन 9। C की जगह 30 अपॉन 5 6 इंटू 9 कर दो बच्चों, इजिकल टू हो जाएगा F माइनस 32, और बच्चों ये होगा कितना 54 प्लस 32 हो जाएगा, इजिकल टू डिग्री फ़ारेनहाइट में वैल्यू आएगी तो कितना होगा बच्चों 538 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर आएगा। ठीक है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। काफी बच्चों का आ गया आंसर। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, यहां पर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट क्लियर है सभी लोगों को, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और बताना चाहेंगे। इसी में पूछा जाता है कि बच्चों कौन सी ऐसी रीडिंग है, कौन सी ऐसी वैल्यू है जिस पर जो है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट सेम रीड करते हैं, सेम जो है रीडिंग देते हैं, समान पाठ्यांक देते हैं। तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट अगर बच्चों दोनों की रीडिंग सेम है तो वो टेम्परेचर कौन सा होगा, -40 डिग्री पर। -40 डिग्री पर क्या होता है बच्चों, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट सेम रीडिंग देते हैं। एक क्वेश्चन और बताना चाहेंगे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, परम शून्य ताप। परम शून्य ताप बच्चों, परम शून्य ताप क्या होता है, वह टेम्परेचर जिस पर गैस के अणुओं की गति रुक जाती है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर गैस के मॉलिक्यूल गति करना बंद कर देते हैं, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और इसका जो सत्य मान है, इसकी जो करेक्ट वैल्यू होती है, ध्यान रखें -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पर गलती बच्चे कर देते हैं, ये डिग्री सेल्सियस में होता है और केल्विन में बच्चों 0 केल्विन होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बच्चों यहां पर देखिएगा, ये आपका जो है रेडिएशन चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी आप बताइएगा इसका क्या होगा, ये है क्या वास्तव में। ये जो ऑप्शन में आप देख रहे हो चालन, संवहन, विकिरण, ये क्या है, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं बच्चों, ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, एक है चालन, दूसरा संवहन, तीसरा विकिरण। चालन और संवहन के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है, माध्यम की जरूरत पड़ती है, लेकिन रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग के रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, उसे चलने के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे जो है ठोसों में बेसिकली चालन विधि से ऊष्मा का संचरण होता है, केवल एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, मरकरी। मरकरी लिक्विड है, फिर भी इसमें कंडक्शन से जो है ट्रांसमिशन ऑफ हीट होता है, ऊष्मा का संचरण होता है। गैसों और द्रवों में सामान्यतः जो है कन्वेक्शन होता है, कन्वेक्शन का मतलब संवहन होता है। अगर किसी द्रव को नीचे से ना गर्म करके ऊपर से गर्म किया जाए तब बच्चों वहां पर क्या होने लगता, कंडक्शन होने लगता है। ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्रतम जो विधि होती बच्चों, वो आपकी रेडिएशन होती है। रेडिएशन वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में चलता है। ठीक है, और ये जो ऊष्मीय विकिरण होता ना, इनको अवरक्त विकिरण के नाम से जानते हैं, इनको इंफ्रारेड रेडिएशन के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखें, इनकी प्रकृति जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, अनुप्रस्थ होती है, ट्रांसवर्स नेचर का होता है, और ये प्रकाश की गति से चलती हैं। मतलब रेडिएशन की जो गति होती है प्रकाश की गति के बराबर होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। इसलिए चालन, संवहन और विकिरण में पूछा जाए फास्टेस्ट मेथड कौन सा होगा, तो आप यही कहोगे रेडिएशन। सबका आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताओ बच्चों फटाफट, इसको बताइएगा। जब सरल आवर्त गति का निष्पादन करने वाली एक वस्तु की गतिज ऊर्जा, एक कोई बॉडी है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, उसकी गतिज ऊर्जा इसकी स्थितिज ऊर्जा की 3 गुना हो, 3 गुना। देखिए जैसा सवाल में कहा जाए तुरंत कॉपी में नोट कर लिया करो। क्या नोट करना है प्यारे बच्चों? काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का 3 गुना है। ये 3 गुना है तो इसमें 3 से गुना करो तो दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं? बोलो हाँ या ना में बोलो, फटाफट बोलो। अगर काइनेटिक एनर्जी थ्राइस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है ऑफ ए बॉडी परफॉर्मिंग या एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? K = 3U। मतलब काइनेटिक एनर्जी 3 गुना है तो पोटेंशियल एनर्जी में 3 से गुना कर दोगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर K = 3U। बच्चों काइनेटिक एनर्जी, जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ½ mω²। ठीक है, A² - Y²। मीन पोजीशन से अगर y डिस्प्लेसमेंट की बात करें, y विस्थापन पर क्या काइनेटिक एनर्जी होती है? इतनी होती है बच्चों। और पोटेंशियल एनर्जी 3 इंटू पोटेंशियल एनर्जी होगा ½ mω²y² होगा। बच्चों ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहां पर क्या होगा? A² - Y² = 3y²। बच्चों ये y² उधर कर लो तो क्या होगा? 4y² = A² बच्चों, है ना? तो y² बराबर क्या हो जाएगा? यहां से A²/4, और अगर y की वैल्यू कैलकुलेट करें ±A/2 हो जाएगा। मतलब मीन पोजीशन से A/2 आधे डिस्प्लेसमेंट पर, आयाम के आधे डिस्प्लेसमेंट पर, आधी दूरी पर जाएंगे तो क्या होगा? वहां पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का 3 गुना होगा। बट हमें यह नहीं बताना है, हमको यह बताना है, क्या बताना? देखो विस्थापन और आयाम का रेशियो, मतलब y और a का रेशियो। तो प्यारे बच्चों y/a बराबर ±1/2, और इसका जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो 1/2 होगा। y/a बराबर क्या होगा? 1/2। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट ऑप्शन होगा। काफी बच्चे बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप सभी लोग, देखो कैसे एनालिसिस हमने किया है, इसको समझ सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों। यहां पर द फिनोमेनन ऑफ साउंड प्रोपोगेशन इन एयर। प्रोपोगेशन का मतलब होता बच्चों संचरण। फिनोमेनन ऑफ साउंड प्रोपोगेशन, वायु में ध्वनि के गमन की परिघटना। कितना अच्छा सवाल है। वायु में ध्वनि के गमन की परिघटना। देखो जो न्यूटन साहब ने ध्वनि की चाल के लिए सूत्र बताया था, ठोसों और द्रवों के लिए तो सही हो गया था, लेकिन गैसों के लिए उनका फार्मूला गलत हो गया था। क्यों गलत हो गया था? क्योंकि न्यूटन का जो विचार था वो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन एयर इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस अकॉर्डिंग टू न्यूटन, है ना। लेकिन बाद में लगभग न्यूटन के 100 वर्ष के बाद लाप्लास साहब ने एक करेक्शन कर दिया था। क्या करेक्शन किया था? कि भाई जो है, जो न्यूटन साहब ने कहा है कि प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इन एयर आइसोथर्मल होता है, वो आइसोथर्मल नहीं होता बल्कि एडियाबेटिक होता है। तो जो सही बात है ना वही मानोगे, गलत बात नहीं टिक करके आओगे। आइसोथर्मल ना टिक कर देना, एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। इससे लाप्लास ने उनके फार्मूले में संशोधन किया, और संशोधन करने के बाद पाया कि अब जो फार्मूले से मान प्राप्त हुआ है गैस में ध्वनि की चाल का, वही प्राप्त हुआ जो प्रायोगिक प्राप्त किया गया था। इसलिए लाप्लास का संशोधन करने के बाद जो फार्मूला मिला था v = क्या होता है? गामा p/d। ये लाप्लास ने संशोधन करके ये फार्मूला बता दिया था। चलिए स्वागत है सभी का, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। ठीक है, चलिए वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। यहां पर क्या होगा? यहां पर बच्चों एडियाबेटिक प्रोसेस है ना, रुद्धोष्म प्रक्रम है। सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में मिल जाता है ना। काफी लोग नहीं कर पाते हैं, काफी लोग कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, जो है बातचीत बाद में करेंगे, दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ
पढ़ाई की चर्चा करेंगे, जो भी पेड कोर्स होगा, ऑफलाइन बैच होगा, है ना, जो भी कोर्स हम लॉन्च करेंगे, टेस्ट सीरीज होगी, वो सबकी चर्चा एक अलग वीडियो में किया जाएगा। प्रॉपर आप लोगों से आकर के मैं बात करूंगा, है ना। आप सिर्फ अभी पढ़ाई करिए। यहां पर देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच्चों n आपको बताना है। चार्ज कूलाम नेगेटिव का -2 कूलाम, तो यहां पर बच्चों अगर मैग्नीट्यूड देखें 2 कूलाम चार्ज, तो Q इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Ne होता है। यहां से N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान E होता है। ठीक है, Q अपान E, Q की जगह बच्चों क्या रखोगे 2, E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 हो जाएगा बच्चों। तो यहां पर ये देखो, यहां से कट करेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, 20 अपान 16 इंटू कितना होगा 10 की पावर यहां पर +19 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, फटाफट जवाब दीजिए सभी लोग। इसका आंसर काफी लोगों ने बता दिया है। वैसे देखो एक कूलाम का जो होता ना, एक कूलाम चार्ज का जो है आप याद रखो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 होता है। ये अगर आप याद रखे हो ना तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 2 कूलाम की बात किया गया तो बच्चों इसी में 2 से गुणा कर दो, तो 2 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 0, और ये 5 और ये 12, 12.50 इंटू 10 की पावर 18 होगा बच्चों। और अगर यहां पर 1.25 करेंगे 10 की पावर 19 आ जाएगा, 1.25 इंटू 10 टू द पावर 19, है ना। तो 1 कूलाम का आप याद रखो, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। जो पहला ऑप्शन होगा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो दिख रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, और ये जनरल क्वेश्चन बताते भी रहते हैं बार बार आप लोगों को, तो इसको आप बताइएगा फटाफट क्या आंसर होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ए मेटल इज, एक धातु के लिए देखो पारद्युतिक लिखा है ना, यहां पर देखो क्या लिखा है, प्रावैद्युतांक नहीं लिखा है, या प्रावैद्युत स्थिरांक नहीं लिखा, पारद्युतिक स्थिरांक। पारद्युतिक स्थिरांक अगर आप इंग्लिश नहीं देखोगे ना तो डिस्टर्ब हो जाओगे, यहां पर इंग्लिश जरूर देखना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ए मेटल, मेटल के लिए बच्चों डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है के जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। ध्यान रखें, वैसे किसी जनरल मटेरियल के लिए के की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है और इनफाइनाइट से कम होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ये रेंज है 1 से ज्यादा, इनफाइनाइट से कम। एयर और वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को 1 ट्रीट किया जाता है, के बराबर 1 होता है, के बराबर 1 हो जाता है। वेरी गुड बच्चों, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट ऑप्शन होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपका ओम्स लॉ से लिया गया सवाल, ओम का नियम है, ध्यान रखिएगा। यहां पर हम बताना क्या चाहेंगे, पहले ओम का नियम क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, और बच्चों V अपान I बराबर रेजिस्टेंस R होता है। पहले ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्वेश्चन को पढ़ते भी रहिएगा और जो मैं बता रहा हूं इसको ध्यान दीजिएगा। यहां पर करंट ले लें और यहां पर बच्चों वोल्टेज ले लें। अगर यहां पर y एक्सिस पर वोल्टेज ले लें, x एक्सिस पर करंट ले लें, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के अकॉर्डिंग दोनों के बीच जो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियर, है ना। ओम्स लॉ में क्या होता, वोल्टता धारा ग्राफ रेखीय होता है, लीनियर होता है। अब बच्चों अगर y एक्सिस पर वोल्टेज लिया गया है और x एक्सिस पर धारा ली गई है, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप जानते हो ना, स्लोप मतलब tan थीटा, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। तो स्लोप निकाल लो, तो tan थीटा बच्चों यहां पर क्या होगा, tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, और लंब क्या है यहां पर v है, तो v अपान I, और v अपान I यही क्या होता, r होता बच्चों। तो अगर यहां पर y एक्सिस पर वोल्टेज है और x एक्सिस पर करंट है, तो ध्यान रखना कि जिस पदार्थ के लिए ये वोल्टता और धारा ग्राफ बना हुआ है उसका प्रतिरोध R जो होगा वो बच्चों tan थीटा के बराबर होगा। R जो रेजिस्टेंस होगा वो tan थीटा के बराबर होगा, और ये वाला एंगल थीटा होता है। अच्छा, एक चीज और हम बताएंगे आपको, जैसे जैसे बच्चों टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, चालकों का रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन जो अर्धचालक होते हैं उनका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। ये 2 पॉइंट और नोट कर लेना, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज होता है बट सेमीकंडक्टर का डिक्रीज होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अकॉर्डिंग टू रिलेशन RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी के अनुसार। ये तो सबको पता है, नहीं पता है तो नोट कर लो। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, टेम्परेचर घटाने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। किसके लिए, मेटल के लिए, कंडक्टर के लिए, चालक के लिए,
है ना। अब ये बताओ बच्चों, अगर दो ग्राफ बना दिया जाए, एक θ1 एंगल दे दिया जाए, एक θ2 एंगल दे दिया जाए, ये मान लो एक पदार्थ A है और एक दूसरा पदार्थ B है। ये A पदार्थ के लिए θ1 एंगल पर ये झुका हुआ है और ये θ2। बताओ B वाले मेटल के लिए θ2 ज्यादा है और A वाले मेटल के लिए θ1 कम है। θ2 ग्रेटर देन बच्चों θ1 है। अगर θ2 ज्यादा है तो बच्चों tan θ2 भी तो ज्यादा होगा। इसके लिए tan θ ज्यादा होगा, इसके लिए बच्चों tan θ क्या होगा, कम होगा। इसके लिए tan θ कम, इसके लिए tan θ ज्यादा। अच्छा, जिसके लिए tan θ ज्यादा उसके लिए रेजिस्टेंस ज्यादा। इसका मतलब बच्चों इसके लिए रेजिस्टेंस R2 मान लें, इसके लिए रेजिस्टेंस R1 मान लें। इसका स्लोप ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। स्लोप मतलब tan θ बराबर रेजिस्टेंस होता है, तो R2 का मान R1 से ज्यादा होगा। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि जो दूसरा ग्राफ है, जो B वाला है, जो B मेटल है, उसके लिए स्लोप ज्यादा है, इसका प्रतिरोध ज्यादा है, इसका प्रतिरोध कम। अब अगर एक ही मेटल के लिए दो ग्राफ बनाए गए हों, अगर एक ही मेटल के लिए दोनों ग्राफ हों, तो बच्चों ये T1 टेम्परेचर पर मान लें, तो ये T2 टेम्परेचर पर मान लें। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, स्लोप बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब स्लोप बढ़ जाएगा, मतलब यहां का टेम्परेचर कम होगा और यहां का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, यहां पर इसका स्लोप, ये वाले को देखो, ये स्लोप कम और ये स्लोप ज्यादा, तो स्लोप कम रेजिस्टेंस कम। ध्यान दीजिएगा, ये इसको देखो यहां पर, है ना, यहां पर ये ग्राफ देखिएगा आप सभी लोग, और इस ग्राफ को भी देखो। ठीक है, तो यहां पर इस ग्राफ को अगर हम देखें, यहां पर इस वाले ग्राफ को देखिएगा, इस वाले को, ठीक है, तो यहां पर इसका स्लोप ज्यादा है बच्चों, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। मतलब ये टेम्परेचर ज्यादा और ये टेम्परेचर कम। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता, बढ़ जाता है। तो क्या होगा, T1 ग्रेटर देन T2। ठीक है, T1 ग्रेटर देन T2। इधर देखो, टेम्परेचर ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा मतलब स्लोप बढ़ेगा, तो ये जंप कर जाएगा ऊपर। तो ये आपका T1 ग्रेटर देन T2 होगा बच्चों। T1 का मान T2 से बड़ा होगा। T1 का मान, काफी बच्चों ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। कुछ लोग जो है गलत जवाब दे पा रहे हैं, है ना, क्योंकि वो इधर देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं। इसको क्यों देख रहे हो, तो समझा रहा हूं मैं। अब ये क्वेश्चन की ओर यहां पर आ रहे हैं ना, यहां पर बताओ, यहां पर बच्चों स्लोप ज्यादा है, तो ध्यान रखो, रेजिस्टेंस ज्यादा है मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया गया होगा, तो T2 से T1 क्या होगा, ज्यादा होगा। T1 ग्रेटर देन T2, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब काफी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसका भी आंसर आप लोग बताइएगा। क्या है यहां पर क्वेश्चन, 10 डायोप्टर और ये -5 डायोप्टर, मतलब यहां पर देखो P1 बराबर बच्चों प्लस का 10 डायोप्टर है, और P2 बराबर क्या है, P2 -5 डायोप्टर। ठीक, शक्ति के दो लेंस संपर्क में लाए जाते हैं, तुरंत इक्विवेलेंट पावर बच्चों, दोनों एक दूसरे से सटा के रखे जाते हैं, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दिए जाते हैं। तो पहले तुल्य पावर निकाल लो, इक्विवेलेंट पावर निकाल लो। P बराबर क्या होगा, P1 प्लस P2 हो जाएगा, है ना। P1 है 10 और P2 की जगह -5, तो बच्चों इक्विवेलेंट पावर 5 डायोप्टर। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, F बराबर होता बच्चों 100/P। अगर सेंटीमीटर में निकालना है तो 100 बच्चों 5 कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। पहले तो इतना नोट कर लो। यही एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 10 डायोप्टर और -5 डायोप्टर के दो लेंस कांटेक्ट में रखे हैं, इनका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी। तो पहले इक्विवेलेंट पावर निकालो, इसके बाद इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। यह बराबर 100/P कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ठीक है, चलो अब आगे क्या कह रहा भाई, इसका इक्विवेलेंट, दोनों का इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया 20। इसको याद रखना सब लोग, इसको भूलना नहीं। इसको जो है ये पूरा चीज हम, ठीक है, यहां रख दे रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, इधर कर दे रहे हैं। अब यहां थोड़ा सा सॉल्व करके बता दे रहे हैं।
तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गया। अब इसी से कितनी दूरी पर वस्तु रखा जा रहा पता ही नहीं, मान लो बच्चों यक्स दूरी पर रखा जा रहा है। कितनी दूरी पर? यक्स दूरी पर, मतलब ये दो लेंसों का जो कॉम्बिनेशन है ना उसे एक्स दूरी पर रखा जा रहा, तो उस एक्स को बच्चों माइनस एक्स लिखोगे, तो यू बराबर माइनस एक्स हो गया। ठीक, यू बराबर माइनस एक्स, क्योंकि ठीक सामने रखोगे ना दोनों लेंसों के, तो यू बराबर माइनस एक्स, मान लो एक्स दूरी पर रखा गया। फिर दो लेंस संपर्क में लाए जाते हैं, एक वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए ताकि दो आवर्धन वाला, मतलब रेखीय आवर्धन m बराबर 2 आवर्धन वाला आभासीय प्रतिबिंब, मतलब वर्चुअल, मतलब प्लस आभासीय प्रतिबिंब बन सके, प्राप्त हो सके, मतलब m बराबर +2। लेंस की बात की गई बच्चों यहां पर, तो लेंस के लिए रेखीय आवर्धन m बराबर होता है f अपान बच्चों होता है, पता है आप लोगों को, f अपान f माइनस यू किसके लिए होता है? ये दर्पण के लिए होता है, इसके लिए क्या होगा? f अपान f प्लस यू होगा। ठीक है, तो यहां से m बराबर हो जाएगा, अब वैल्यू रख दो इसी में, एक काम करो वैल्यू रखो फटाफट, ये लेंस के लिए हमने लगा दिया, m की जगह कितना रखोगे? 2, और बच्चों यहां पर कितना है? f की जगह 20, यहां पर कितना होगा? 20, और u की जगह माइनस एक्स, ये माइनस एक्स हो जाएगा, 2 1 के 2, और यहां पर बच्चों 10, तो कितना हो जाएगा यहां से? 20 माइनस एक्स बराबर 10 हो जाएगा बच्चों, 10 इधर कर लो, तो 20 माइनस 10 10 हो जाएगा, x बराबर 10। कितने सेंटीमीटर दूरी पर रखना पड़ेगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वेरी गुड। यहां पर बच्चों f अपान f प्लस यू होता है, दर्पण के लिए f अपान f माइनस यू होता है, और अगर लेंस की बात करते हैं तो f अपान f प्लस यू हो जाता है, और u की जगह x नहीं रखना, माइनस एक्स, साइन कन्वेंशन से रखना पड़ता है ना फार्मूले में। तो x बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, पूरी तरीके से सब क्लियर है, ये पूरे स्टेप यहां तक दिखा दिया, इसके बाद ये लगा दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों देखो बढ़िया सवाल है ये भी, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा सभी लोग कि क्या आंसर होगा। यहां पर देखो, आयतन को नियत रखते हुए वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, एक बेलनाकार छड़, एक बेलनाकार छड़ है, इधर देखो चित्र बनाते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। ये बच्चों एक बेलनाकार रॉड है, ठीक है, इसकी लंबाई मान लो L1 है, और एरिया क्रॉस सेक्शन A1 है, और प्रतिरोध मान लो R1 है, रेजिस्टेंस मान लो R1 है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसको क्या किया जा रहा है ये ध्यान से समझिएगा। आयतन को नियत रखते हुए एक बेलनाकार छड़ की लंबाई का आधा करते हुए, मतलब लंबाई को आधा कर दिया गया, बट वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गया, इसकी लंबाई को बच्चों आधा कर दिया गया, ऐसे जितनी लंबाई है प्रेजेंट में, इसको प्रारंभिक लंबाई का आधा, मतलब L2 बराबर यहां पर L1 अपान 2 कर दिया। लेकिन बच्चों एरिया पता नहीं क्या हो गया, मान लो A2, मान लो A2 हो गया। ठीक, अब इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया? ये मान लो R2 हो गया। अगर पहले परिवर्तन से पहले अगर रेजिस्टेंस R रहा हो, अगर ये R1 की जगह R रहा हो, तो बाद वाला बच्चों रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, बाद का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इसका रेजिस्टेंस बच्चों R1 बराबर होता है रो L1 अपान A1, इतना जानते हो, और ये बच्चों R2 बराबर क्या होगा? रो L2 अपान A2, ये भी आप जानते हो, ऐसे लिख लेंगे R1 अपान R2, R1 को R2 से बच्चों डिवाइड कर दो तो क्या होगा? L1 अपान L2 हो जाएगा। ठीक है, L1 अपान L2 हो जाएगा, इनटू क्या होगा बच्चों? A2 अपान A1। अब यहां पर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए, जो वॉल्यूम बच्चों इसका वही वॉल्यूम इसका, तो जब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखोगे ना, वॉल्यूम होता क्या है? एरिया इंटू लंबाई, एरिया को लंबाई से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम आ जाता है। इसका वॉल्यूम निकालना तो A1 गुणे L1, A1 इंटू L1 वॉल्यूम हो जाएगा। यहां पर इधर देखो A1 इंटू L1 बराबर बच्चों इसका वॉल्यूम क्या होगा? A2 इंटू L2, A2 इंटू L2। ठीक है, A1 L1 बराबर A2 L2 हो गया। यहां से L1 अपान L2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? A2 अपान A1। क्या करना है यहां पर? A2 अपान A1 की जगह क्या रखोगे? L1 अपान L2, और ये L1 अपान L2 का होल स्क्वायर, और R1 की जगह R दिया गया, यहां पर लिखो R अपान R2, देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, बराबर
L1/L2, यहां पर भी L1/L2 आ जाएगा, तो L1/L2 का होल स्क्वायर, L1/L2 का, है ना, होल स्क्वायर बराबर L1 की जगह L1 रहने दो, L2 की जगह क्या रखोगे, L1/2, L1/2, 2 ऊपर चला जाएगा का होल स्क्वायर, ये बच्चों यहां से कैंसिल हुआ, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो R2 जब निकालोगे R/4 हो जाएगा। तो ये तो ठीक है, इतना पॉइंट हमने एक्सप्लेन कर दिया, बट कंपटीशन में जब भी सवाल आएगा, है ना, ये तो हमने व्याख्यात्मक आप लोगों को पढ़ा दिया। अब एग्जाम में जब भी आए इस तरीके का सवाल, किसी तार को की लंबाई को खींच करके n गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध n² गुना हो जाता है, ये तो जानते ही हो। और जब किसी तार को रिफॉर्म कर दिया जाए तो समझ जाना अपने आप वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। मान लो कोई तार था, उसकी कितनी भी लंबाई पहले थी, उसकी लंबाई आधी कर दी गई है ना, उसको क्या किया गया, उसको पिघला करके उसकी लंबाई, आधी लंबाई का तार तैयार किया गया, ऐसा सवाल दिया गया हो तो समझ जाना वॉल्यूम निश्चित रहेगा। मेंसुरेशन में ये पढ़ाया जाता है सब चीजें, कि एक गोले को पिघला करके एक बेलन बनाया गया, एक बेलन को पिघला कर एक गोला बनाया गया, ऐसी चीजें कहा जाता है। तो यहां पर बच्चों आधी लंबाई किया गया, रिफॉर्म किया गया, मतलब फिर से बनाया गया आधी लंबाई का, कैसे, पिघला करके, मेल्ट करके। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट लिखा हो या ना लिखा हो तब भी वॉल्यूम कांस्टेंट समझेंगे। n²r, तो आधी की गई, आधे का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू r/4 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी होगा बच्चों। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पर एक द्विछिद्र प्रयोग में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्यतिकरण से सवाल लिया गया, छिद्रों के बीच की दूरी 10 गुना कर दिया जाता है। छिद्रों के बीच की दूरी का मतलब बच्चों स्लिटों के बीच की दूरी, और स्लिटों के बीच की दूरी को स्मॉल डी कहते हैं। ये 10 गुना, गुणा मतलब 10 गुना, ठीक है, स्मॉल डी को 10 गुना बढ़ा दिया जाता है, जबकि पर्दे से दूरी आधी कर दी जाती है। मतलब स्लिटों से लेकर स्क्रीन तक की दूरी को कैपिटल डी कहते हैं बच्चों, कैपिटल डी को आधा कर दिया जाता 1/2। तो लिखा है अनुसंगी चौड़ाई, ये देखो हिंदी देखो कितनी अच्छी है, अनुसंगी चौड़ाई। अब चलो अनुसंगी हमें नहीं समझ में आ रहा तो हम इंग्लिश पढ़ लेते हैं, अनुसंगी का क्या मतलब है। तो यहां पर लिखा फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ का मतलब फ्रिंज की चौड़ाई, अनुसंगी चौड़ाई का क्या मतलब, फ्रिंज की चौड़ाई। तो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो W बराबर होता है बच्चों d लैम्डा अपान स्मॉल d होता है। अनुसंगी चौड़ाई का मतलब होता है फ्रिंज की चौड़ाई, तो d लैम्डा अपान d। एक एक चीज समझना बच्चों, यहां पर d, इस d को कितना किया गया, आधा, लैम्डा से कोई लेना देना नहीं, इसको कितना किया गया 10 गुना, यहां पर 10 कितना होगा 1/2 इंटू 10, 1/20 हो जाएगा बच्चों, 1/20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। काफी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है ये, और इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, नोट कर लो, 100% आने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, इसको देखिएगा आप सभी लोग। क्या है यहां पर, अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ f, एक कॉन्वेक्स मिरर है, एक जो है उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी f है, ठीक है, एक प्रतिबिंब बनाता है जो वस्तु का 1/n गुना है, मतलब प्रतिबिंब इतने गुना है, उतने गुना है, मतलब 2 गुना, 3 गुना, आधा, चौथाई, तिहाई, समझ जाना बच्चों। लीनियर मैग्निफिकेशन दिया गया है, m बराबर 1/n। दर्पण से वस्तु की दूरी, अच्छा उत्तल दर्पण जो होता ना, उत्तल दर्पण हमेशा आभासीय प्रतिबिंब ही बनाता है, आभासीय बनाएगा, सीधा बनाएगा, वस्तु से छोटा बनाएगा, इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो और फोकस दूरी दी गई है तो f बराबर +f हो जाएगा बच्चों। तो दर्पण से वस्तु की दूरी बतानी है, दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर होगा, मान लो बच्चों x दूरी पर होगा तो ये तो माइनस साइन में लिखा जाएगा ना, अगर ठीक सामने वस्तु रखा गया होगा तो माइनस साइन के साथ रखना होगा, u को हमने बताया था हमेशा माइनस साइन के साथ रखते हैं। तो यहां से बच्चों m बराबर होता है f/f - u, ये होता है दर्पण के लिए। देखो दोनों चीजें, एक क्वेश्चन में हमने लेंस की बात की थी, वहां पर m बराबर f/f + u का यूज किया था, और दर्पण के लिए बच्चों m बराबर f/f - u होता है। ये ध्यान रखना आप सभी लोगों को, गलती ना करना है इसके लिए, ठीक है। तो m बराबर यहां पर 1/n रख दो बच्चों, ये आपका f होगा, ये भी f है, और u की जगह बच्चों -x, तो ये +x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो चलो इसको जो है थोड़ा किनारे कर देते हैं, इतना समझ में आ गया होगा सब लोगों को, इसको इधर कर दे रहे हैं शिफ्ट,
ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा सब लोगों को। अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो f प्लस एक्स बराबर होगा बच्चों यहां पर NF, ठीक है। यहां पर f प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका NF हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे यहां से f प्लस एक्स, पक्षांतर कर दीजिए सीधे सीधे, यहां पर पक्षांतर करिए, यहां पर इसको इधर ले जाइए तो f कॉमन ले लो, x यहीं रहने दो, NF माइनस f, तो f कॉमन, तो क्या हो जाएगा बच्चों n-1, सबका आ गया होगा आंसर, n-1 इंटू f, ऑप्शन ए जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। सबको समझ में आ गया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो जरूर बताना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए क्वेश्चन आपको दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है बच्चों, यहां पर देखिए ये आपका ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन है। ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में, है ना। तो आप सभी लोग ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन करके जाना। पीएन जंक्शन डायोड की थ्योरी पढ़ लेना सेमीकंडक्टर में, ठीक है, और ट्रांजिस्टर का न्यूमेरिकल करके जाना, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है देखो, द करेंट गेन फॉर ए कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। कॉमन एमीटर के लिए अभी हमने बताया था शुरुआत में, उसको बीटा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों बीटा बराबर 69 दिया गया। अब एक बात बताओ, बीटा बराबर होता क्या है, IC अपान, तुरंत IC अपान IB होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉमन एमीटर की बात की गई है तो वहां पर बीटा से डिनोट करते हैं धारा लाभ को, और IC कलेक्टर करंट अपान बेस करंट होता है। पूछा क्या गया है बच्चों, यहां पर एमीटर करंट दी गई है, IE की वैल्यू गिवन है, कितना 7 मिली एम्पियर। बहुत आसान क्वेश्चन होता है और बच्चे डरते रहते हैं इस क्वेश्चन से, लेकिन डरना नहीं है ना। जब तक तिवारी सर है तब तक आपको फिजिक्स में नहीं डरना है। तो यहां पर बेस करंट बच्चों आपको कैलकुलेट करना है। बेस करंट, एमीटर करंट 7 मिली एम्पियर। और एक चीज समझो, IC अपान IB बराबर ये है, अगर यहां से IC कैलकुलेट करें तो 69 IB हो जाएगा, ठीक है। ट्रांजिस्टर की धाराओं में रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिस्टर की करंट में क्या रिलेशन होता है प्यारे बच्चों, यहां पर IC अपान IB, एक मिनट, IC जो यहां पर ये तो आ गया IB, ट्रांजिस्टर की करंट में क्या रिलेशन होता है, IE बराबर होता है IB प्लस IC, ये सबको पता है। IE बराबर होता IB प्लस IC। ट्रांजिस्टर की 3 करंट होते हैं, तीनों में रिलेशन होता है। अब इधर देखो, IE बराबर IB ऐसे लिखा रहने दो, IC की जगह ये रख दो, ये देखो ये यहां रखो, यहां पर तो 69 IB यहां रखो, और यहां IB तो कितना हो जाएगा बच्चों 70 IB। और बच्चों IE का मान कितना दिया गया 7 मिली एम्पियर अपान ये 70 हो जाएगा, बराबर बच्चों IB हो जाएगा, ठीक है, 7 अपान 70 1/10 0.1 मिली एम्पियर हो जाएगा, 0.1 मिली एम्पियर हो जाएगा। काफी बच्चों का बिल्कुल सही जवाब आया है, 0.1 मिली एम्पियर। जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है, इसी तरीके का क्वेश्चन बच्चों आएगा, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, तो वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, उसकी चिंता ना करें, बट कॉन्सेप्ट बच्चों यही होगा। इसको आप फॉलो करते रहिएगा, जो भी हमने आपको पढ़ा दिया है उसको आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। ये आप लोगों ने देखा कि आज के लेक्चर में कितने अच्छे क्वेश्चंस थे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी हैं। मेरे बच्चों बहुत ध्यान से इनको अच्छे से करिएगा और कॉपी में बार बार लिखिएगा, इनको लिखिए, वीडियो को दोबारा से एक बार देखिएगा। जब 2 बार वीडियो देखेंगे, कॉपी में लिखेंगे तो आपको बच्चों अनुभव हो जाएगा। कम से कम 100 क्वेश्चन तो हो चुके होंगे इस लेक्चर में। काफ़ी लंबा लेक्चर रहा और वो बच्चे हमारे लेक्चर में नहीं रुक पाते हैं जो केवल आंसर टिक करने आते हैं। यहाँ पर आंसर टिक कराने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर जो है आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है, 100% आप लोगों को समझाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ पर बच्चों कोटा नहीं पूरा किया जाता है। इस चैनल पर जो भी काम होता है बिल्कुल बच्चों सतयुग की पढ़ाई होती है,
जिस तरीके से ऑफलाइन में क्लासेस चलती हैं उसी तरीके से ऑनलाइन में भी पढ़ाई होती है। सब लोगों को ये पता है, आप सभी को। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कैसा लगा आज का लेक्चर जरूर बताइएगा, पढ़ते रहिएगा। कंपटीशन एग्जाम आपका नजदीक है, आपकी परीक्षा नजदीक है, उसके लिए अच्छे से मेहनत करते रहिएगा। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, ठीक है, नए प्रश्नों के साथ। ठीक है, आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।